आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विराम चिन्ह। आइए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह यानी हिंदी में हम हमारी बात को कहने के लिए जिन शब्दों में रुकावट या जिन शब्दों का अर्थ हम बताना चाहते हैं उनकी रुकावट और तेजी के बारे में, या फिर किस शब्द के बाद हमें कितना ठहराव देना है, तो उन सब को समझने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आज हम इस क्लास में विराम चिन्ह, जितने भी विराम चिन्ह हैं उनको पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी इस क्लास को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहराव। किसी वाक्य को लिखते समय उसमें कहीं कहीं रुकना या ठहराव पड़ता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तथा इस ठहराव के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह जैसे अरे तुम कब आए, क्या पप्पू पास हो गया, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यानी ये दो वाक्य हैं, इसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ विराम चिन्हों से बदला है। मान लीजिए ये बॉर्डर है और यहाँ पर सैनिक खड़े हैं और कोई उपद्रव आया है और उसका कमांडर आदेश दे रहा है। वो बोलने में थोड़ी सी भी गलती कर देता है और उसका खामियाजा भुगतने को मिलता है। कोई उपद्रव आया है और सैनिकों को कमांडर ने आदेश देता है कि रोको, यहाँ तक आ गए, कमांडर यहाँ खड़ा है और वो कह रहा है कि रोको मत जाने दो, यानी इनको रोकना है। और वही वाक्य और वही कमांडर बोलता है कि रोको मत, यानी ये आ रहे हैं, इनको रोको मत जाने दो। अब ये सिर्फ और सिर्फ यानी ये जो बदला है वो विराम चिन्ह यानी अल्प विराम की वजह से अर्थ बदल गया। इस तरह हिंदी में इन विराम चिन्हों का प्रयोग अर्थ को समझने के लिए किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। पहला विराम चिन्ह उपविराम या अपूर्ण विराम होता है। दूसरा अल्प विराम होता है। तीसरा अर्ध विराम यानी पूर्ण विराम से थोड़ा सा ठीक, थोड़ा सा कम, और पूर्ण विराम पूरा रोक देना। योजक दो चीज़ों को जोड़ने में, और निर्देश विवरण चिन्ह हो गए। उसके बाद पढ़ेंगे हम तुल्यता या समानता सूचक, त्रुटि बोधक, हंसबोध पढ़ेंगे। उसके बाद उदाहरण चिन्ह यानी इकहरा और दुहरा, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह पढ़ेंगे। उसके बाद वैकल्पिक, उसके बाद लोप चिन्ह और रेखांकित, विस्मय सूचक, प्रश्न सूचक, लाघव चिन्ह, कोष्टक और समाप्ति सूचक पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है अपूर्ण विराम। अपूर्ण या उपविराम किसे कहते हैं? यह होता है अपूर्ण में, जैसे किस में प्रयोग किया जाए, यानी समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो, अर्थात जिसमें सबसे कम ठहरना पड़ता हो, वहाँ अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है दहेज एक कुप्रथा है, परमाणु विस्फोट मानव जाति का भविष्य। अगला हमारा जो विराम चिन्ह है दूसरा है वो अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। नंबर 1, वाक्य के अंतर्गत एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग दर्शाने के लिए, और अंतिम अल्प विराम के स्थान पर और का प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण है वे कि मैं बाजार से आम, अमरूद, केले, पपीता और अंगूर खरीद कर लाया, यानी अंतिम और लगा दिया जाता है। हमारा
दूसरा पॉइंट है वो है कि दो उपवाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग नहीं होने पर, जैसे पिताजी ने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। रमेश ने पत्र पढ़ा, उसे बहुत खुशी हुई। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है कि किसी भी वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर, जैसे अगर मैं सच कहूँ तो उसके बाद हम अल्प विराम लगाएंगे, उसे भूल चुका था। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है किसी भी वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे बादल गरजा, अल्प विराम, आंधी आई, अल्प विराम, लेकिन बरसात नहीं हुई। उसके बाद चौथा पॉइंट यह है कि यदि किसी भी वाक्य में दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयुक्त हो तो पहले प्रयुक्त होने वाले दोहरे उद्धरण चिन्ह के से तुरंत पहले इस बात को ध्यान देना है। जैसे पिताजी ने कहा, यह उद्धरण चिन्ह है, इससे ठीक पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे कि पिताजी ने कहा, अल्प विराम, अब दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे कि बेटा हमेशा बड़ों का सम्मान करना। यदि किसी यानी अगला हमारा जो छठा पॉइंट है वो है, यदि किसी भी वाक्य का उत्तर हाँ और नहीं में देना हो तो हाँ और नहीं के तुरंत बाद उदाहरण देखते हैं। जैसे हाँ मैं उसे जानता हूँ, हाँ के बाद अल्प विराम, उसके बाद नहीं के बाद अल्प विराम है, मैं उसे नहीं जानता। हमारा जो सातवां पॉइंट है वो है कि समय सूचक शब्दों को अलग दर्शाने के लिए, जैसे आज मंगलवार, अल्प विराम, 25 अप्रैल से हम सभी पढ़ाई शुरू करेंगे। सोमवार, अल्प विराम के बाद 1 जून 2023 से हमारी परीक्षाएं शुरू होगी। हमारा जो आठवां है वो है कि किसी पत्र में प्रयुक्त अभिवादन या सम्मान सूचक शब्दों के बाद, जैसे पूज्य भ्राता आप सकुशल होंगे, उदाहरण है कि पूज्य भ्राता आप सकुशल होंगे, आदरणीय पिताजी, अल्प विराम, आपको शरण स्पर्श भवदीय, उसके बाद अल्प विराम, आपका आज्ञाकारी शिष्य। हमारा जो तीसरा है अल्प विराम वो है जब किसी भी वाक्य में अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े तो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक ही प्रधान उपवाक्य पर एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, जैसे प्रातः काल हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, अंधकार भी दूर हो गया। दूसरा है विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने पर, जैसे मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है, यानी दोनों वाक्यों में जोर दिया गया है। संयुक्त और मिश्र वाक्यों के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के मध्य, जैसे जो दूसरों का बुरा सोचते हैं वे ही लोग सदा दुखी रहते हैं। हमारा जो चौथा विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण का मतलब पूरा रोक देना, यानी जब कोई भी बात पूरी हो जाए, अत्यार्थ वाक्य पूरा हो जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं हो तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, रजनी खाना बना रही है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। नंबर 1, अप्रत्यक्ष प्रश्न का बोध होने पर, जैसे वाह क्या दृश्य है, वाह क्या दृश्य है, ओहो मैंने यह क्या कर दिया, ओहो मैंने यह क्या कर दिया। दूसरा है वह है कि सरल संयुक्त और मिश्र वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है, ये सरल वाक्य, कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है। यहाँ पर पूर्ण विराम और संयुक्त वाक्य, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती, मिश्र वाक्य हो गया। काव्य में प्रयुक्त दोहा, सोरठा और चौपाई के अंत में, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हो गया,
जय कपि सती हूँ लोक उजागर। हमारा जो पांचवा चिन्ह है वो विराम चिन्ह पांचवा है, योजक चिन्ह बोलते हैं। योजक चिन्ह एक ऐसे डंडी होती है, इन्हें दो शब्दों के बीच में यदि किसी सामासिक पद आ जाए तो उनके बीच में लाभ, जैसे लाभ, हानि, यश और अपयश, सुख और दुख, यानी समान प्रतीत होने वाले शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। नंबर 2, पुनरावृत्ति शब्दों के बीच में, जैसे दिन दिन, रात रात, घर घर, बात बात, बात बात पर इतरा रहा है, वाक्य ऐसे। जैसे तीसरा है वो तुलनावाचक, जैसे सा, सी, से, और पहले तुलनावाचक, जैसे भरत सा भाई और सीता सी पत्नी, कर्ण सा मित्र और कर्ण अर्जुन से बेटे बहुत ही नसीब वालों को मिलते हैं। हमारा जो छठा चिन्ह है योजक चिन्ह वो है, नहीं सॉरी, छठा चिन्ह है विराम चिन्ह, वो है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह यानी किसी भी वाक्य के भीतर कोई वाक्य आ जाए, यानी वाक्य के भीतर ही कोई वाक्य आ जाए। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद, अब यहाँ तक हो गया वाक्य, इसके बाद वाक्य है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे। उसके बाद वे भारत की महान विभूति थे। तो यहाँ पर योजक चिन्ह दो जगह प्रयुक्त हुआ है। दूसरा हमारा पॉइंट वो है कि नाटकों की समाज में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे परशुराम, उसके बाद योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लक्ष्मण, तुमने अपनी मौत को बुलाया है। उसके बाद भगवान श्री राम के बाद योजक चिन्ह, भगवान श्री राम योजक चिन्ह बाद में बोल रहे हैं कि परशुराम जी, छोटे को माफ़ करना बड़ों का कर्तव्य होता है। जो तीसरा पॉइंट है वो है यदि किसी बात या वाक्य अचानक अधूरा छूट जाए, जैसे यदि आज वह जीवित होता, फिर योजक चिन्ह, लेकिन अब क्या करें, अगर मैं पहले कोर्स लेता, योजक चिन्ह, परंतु अब क्या फ़ायदा। चौथा है वह समान कोटि की वस्तु में या वाक्य प्रयुक्त होने पर उनका निर्देश कराने के लिए, जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, उसके बाद हम निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हमारा जो 8वां भेद है वह है तुल्यता सूचक शब्द, दो के बीच में समानता का बोध, जैसे किसी भी शब्दों का समान अर्थ बताने के लिए दोनों के बीच में किया जाता है। नंबर 1, जैसे 1 रुपये बराबर 100 पैसे, दोनों की तुलना बराबर है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, दोनों की बराबर है। अलंकार बराबर आभूषण, दोनों का अर्थ एक ही होता है। हमारा जो नौवां विराम चिन्ह है वह लाघव चिन्ह। छोटा, लाघव का मतलब छोटी सी बिंदी, लाघव मतलब छोटा करना, छोटे रूप में लिखना। जैसे डॉक्टर पूरा है, इसको छोटा लिख देंगे तो डॉक्टर, इसके आगे छोटी सी बिंदी लिख दी। इसी प्रकार इंजीनियर ऐसे लिख करके इसके आगे इंजीनियर पंडित के आगे पै लिख करके बिंदी। मास्टर ऑफ आर्ट को MA लिखते हैं। हमारा जो 10वां है वो है हंसपद या त्रुटिबोधक या विस्मरण चिन्ह, यानी किसी भी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द छूट जाए, उस छूटे हुए शब्द के स्थान पर हंसपद का प्रयोग कर उसके ऊपर उस छूटे हुए शब्द को लिख दिया जाता है। जैसे हमें का सम्मान करना चाहिए, अब छूट गया यहाँ पर, तो छूट गया तो हम यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगा के हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार मुझे अभी जाना है, यहाँ छूट गया वाक्य तो मुझे अभी विद्यालय जाना है, काट छांट नहीं होगी, हम तीर का सा ऐसे निशान लगा करके उसको हंसपद बोलते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट वो है प्रश्न सूचक चिन्ह, यदि किसी भी वाक्य में प्रत्यक्ष प्रश्न करने या होने का बोध कराया जा रहा है, वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग। 11वां है प्रश्न सूचक चिन्ह, आप सभी कैसे हो, यहाँ डायरेक्ट प्रश्न किया जा रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया।
हमारा जो 12वां विराम चिन्ह है वह विस्मय सूचक या संबोधन सूचक चिन्ह। जैसे यदि किसी भी वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा और विस्मय इत्यादि के अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह क्या दृश्य है, अरे तुम कब आए। यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह आए हैं। उसके बाद हम अगले यानी 13वें चिन्ह की बात करते हैं। वह है उद्धरण या अवतरण यानी इकहरा और दुहरा। नंबर 1 इकहरा उद्धरण चिन्ह की हम बात करते हैं। उल्टा 6 और 9। जब किसी भी कवि का उपनाम आ जाए या उसकी रचना का नाम आ जाए तो इकहरे उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं। यानी किसी भी रचना, कवि का उपनाम आना चाहिए या फिर इसके द्वारा लिखी गई कोई रचना हो। जैसे रामधारी सिंह अब उपनाम है दिनकर, तो इसको हम इकहरे उद्धरण चिन्ह में बंद करेंगे। इसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपनाम है तो इसको हम इकहरे उद्धरण चिन्ह में बंद करेंगे। रामचरितमानस तुलसीकृत रामचरित यह इसकी रचना है, तो रचना का नाम आ जाए या कवि का उपनाम आ जाए तो हम इसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं। हमारा दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह में बंद किन को करेंगे? यदि किसी का कहा हुआ कथन ज्यों का त्यों आ जाए उस कथन को दोहरे उद्धरण चिन्ह में प्रयुक्त करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब उसकी बात कही हुई आ रही है तो हम इसको दोहरे उद्धरण चिन्ह में बंद करेंगे। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारा जो 14वां है वो है कोष्टक यानी किसी भी वाक्य को लिखते समय उसमें किसी शब्द का अर्थ लिखना हो तो उस शब्द के बाद कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कर उसका अर्थ लिख दिया जाता है। जैसे उसका योजक तो भास्कर, उसका योज तो भास्कर यानी सूर्य की तरह होता है। भास्कर का अर्थ लिखेंगे हम सूर्य, तो उसको कोष्टक में बंद करेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे शब्द एक ही वाक्य में नहीं लिख सकते, तो इसको हम समझाने के लिए कोष्टक में लिखेंगे। भास्कर का अर्थ सूर्य होता है। दूसरा पॉइंट है वह है कि नाटक में प्रयुक्त पात्र के अभिनय को प्रकट करने के लिए जैसे परशुराम योजक चिन्ह लगा करके गुस्से के साथ कोष्टक में बंद किया। जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। अगला संवाद है भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, यानी मुस्कुराते हुए कोष्टक में, तोड़ने वाला तुम्हारा ही दास होगा। तीसरा है वह है कि किसी प्रकार के भेदों को प्रकट करने हेतु स्वर संधि निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। जैसे गुण संधि, पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। हमारा जो 15वां विराम चिन्ह है वह है वैकल्पिक चिन्ह, यानी विकल्प चुने जाते हैं जब दो या दो से अधिक में से किसी एक को छांटना हो। जैसे आप सभी मेरे घर, उदाहरण है कि आप सभी मेरे घर सपरिवार या परिवार सहित आना है। दोनों में से इसको एक को चुनना है, उसको विकल्प दिए हुए हैं। मुझे केवल या मात्र आप पर भरोसा है, यानी दोनों में से एक को चुनना है, इसी में से एक को चुनना है, विकल्प। उसके बाद 16वां है वो रेखांकित चिन्ह। यदि किसी भी वाक्य को लिखते समय उसमें कोई महत्वपूर्ण शब्द आ जाए तो उसे रेखांकित करने के लिए उस शब्द के नीचे सीधे रेखा खींची जाती है, उसे ही रेखांकित चिन्ह कहते हैं। जैसे वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति अपना विशेष महत्व रखती है। अब भारतीय संस्कृति है, इसको हम रेखांकित कर देंगे, महत्वपूर्ण बात। 17वां है वो है कि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। किसी भी ऊपर कही हुई बात या शब्द का ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उस बात या शब्द के स्थान पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसे
कालवाचक विशेषण और स्थानवाचक इतना लेकर के हम जो क्रिया विशेषण है उसको हम पुनरुक्ति सूचक चिन्हों के द्वारा दर्शा देते हैं। हमारा जो 18वां है वो है लोप चिन्ह। लोप का मतलब किसी वाक्य या बात को लिखते या बोलते समय लेखक अथवा वक्ता कुछ अंश को छोड़ करके उसके स्थान पर लोप चिन्ह का प्रयोग कर देता है। जैसे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा लेकिन आपको मेहनत, अब ऐसे टिक टिक करके छोड़ दिया। उसके बाद हमारा जो 19वां है वो है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह यानी किसी भी वाक्य, किसी भी ग्रंथ को लिख रहे हैं और उसका पूर्णता हो गई तो हम समाप्ति सूचक शब्दों का प्रयोग, समाप्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे यानी किसी काव्य या पाठ अथवा ग्रंथ की समाप्ति पर समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसी के साथ सामान्य हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम पूरा हुआ। अब ऐसे हम लोग इसको बंद कर देंगे, यानी ये पाठ्यक्रम है वो पूरा हो गया है तो हम इसको स्थान पर समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आज की हम इस कक्षा में हमने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा और हमने विराम चिन्ह को विस्तार पूर्वक से आज एक ही क्लास में हमने पढ़ लिया। विराम चिन्हों की संख्या वो लगभग 19 होती है। नंबर 1 अब उप या अपूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और अर्ध विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, तुल्यता या समानता सूचक, त्रुटिबोधक या हंसपद, उद्धरण चिन्ह यानी इकहरा और दुहरा, पुनरुक्ति शब्द, वैकल्पिक शब्द, लोप शब्द, रेखांकित, विस्मय सूचक विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक विराम चिन्ह, लाघव, कोष्टक और समाप्ति सूचक। इस प्रकार आज हमने इस क्लास में विराम चिन्हों के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करी है। आगे की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।